अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम 2013 का इंटीरियर का पेपर डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं बायोलॉजी के, ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि स्पीशीज ऑफ रोज प्लांट कैन बी परचेज एज रेड, वाइट और पिंक फ्लावर, अज्यूमिंग दैट लार्ज पेटल इज अ डोमिनेंट ट्रेट, देन इन्होंने यहाँ पूछा है विच इज़ द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट विद पिंक फ्लावर एंड लार्ज पेटल। तो देखें, दो कैरेक्टर्स की बात हो रही है। एक है फ्लावर का कलर, तो हमारे पास तीन तरह का फ्लावर का कलर है। एक है रेड, एक है पिंक और एक है वाइट। ठीक है, ये तीन तरह के फ्लावर जो हैं ये पॉसिबल हैं। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पर देखें, रेड कलर करवाने वाली कोई जीन होगी, वाइट कलर करवाने वाली कोई जीन होगी। तो इन्होंने वाइट कलर करवाने वाली जीन को कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया और रेड कलर करवाने वाली जीन को स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया, और इन्होंने पिंक के लिए कुछ नहीं बताया। अब मैं आपको समझाता हूँ। किसी एक कैरेक्टर के लिए, जैसे कि यहाँ पर कलर एक कैरेक्टर है, किसी भी एक कैरेक्टर के लिए ऑर्गेनिज्म के पास दो जीन्स होते हैं। तो ये वाला फ्लावर रेड कब होगा? जब इसके पास दोनों जीन्स रेड वाली होंगी। तो इसके पास ये दो जीन्स हैं रेड वाली, स्मॉल w। ठीक है, ये वाला प्लांट वाइट कब होगा? ये वाला फ्लावर वाइट तब होगा जब इसके पास दोनों जीन्स वाइट करवाने वाली होंगी। वाइट करवाने वाली कैपिटल W से है, तो इसके पास ये दो हैं। पिंक कब होगा? पिंक तब होगा जब एक जीन जो है वो वाइट करवाने वाली हो और एक जीन जो है वो रेड करवाने वाली हो। तो इनमें से कोई भी अपना इफेक्ट कंप्लीटली शो नहीं कर सकेगी और दोनों का मिक्सचर बन जाएगा। तो रेड और वाइट का मिक्सचर जो बनता है वो पिंक होता है। आपने रूह अफ़ज़ा बनाकर देखा होगा, दूध वाला। तो ये तो हो गया एक कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर क्या है? दूसरा कैरेक्टर है साइज ऑफ पेटल। अब पेटल का जो साइज है ये दो तरह का है, या तो लार्ज पेटल है या स्मॉल पेटल है। ठीक है, दो ही इसके अंदर वैरायटी है। इन्होंने कहा है लार्ज पेटल के लिए आप यूज करें कैपिटल L। अब अगर एक फ्लावर है कि जिसके पास लार्ज पेटल हैं, तो या तो उसके पास दोनों जीन्स लार्ज वाली होंगी, लेकिन अगर इसके पास एक जीन लार्ज वाली और एक जीन स्मॉल पेटल वाली हो, तब भी ये कैपिटल L है और ये स्मॉल l है। इसको मैं सही से बना दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ, तो या तो इसके पास दोनों कैपिटल L हो, दोनों लार्ज वाली जीन हो, लेकिन अगर इसके पास एक लार्ज वाली और एक स्मॉल वाली जीन होगी तब भी इसके पेटल्स लार्ज होंगे, क्योंकि लार्ज पेटल जो है ये डोमिनेंट फीचर है। स्मॉल तब होगा जब इसके पास दोनों स्मॉल l हो, दोनों स्मॉल पेटल्स वाली जीन हो। अब इन्होंने पूछा क्या था? आप इनमें से वो प्लांट बता दें कि जिसके फ्लावर का कलर हो पिंक और उसके पेटल्स जो हैं वो क्या हो? लार्ज। तो पिंक फ्लावर कब होता है? पिंक फ्लावर तब होता है जब एक कैपिटल W हो और एक स्मॉल w हो। आपको यहाँ पे कहीं पर नजर आ रहा है कि कैपिटल W और स्मॉल w हो? सिर्फ एक के अंदर नजर आ रहा है, तो जाहिर है यही आपका आंसर होना चाहिए। दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं, लार्ज। लार्ज पेटल तब होगा जब या तो दोनों कैपिटल L हो या एक कैपिटल L और एक स्मॉल l हो। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है दोनों कैपिटल L मौजूद है, तो इसका मतलब ये फ्लावर ऐसा होगा जो दिखने में पिंक होगा और जिसके पेटल्स लार्ज होंगे। ये वाला कैसा होगा? चूंकि इसके पास दोनों कैपिटल W हैं तो ये दिखने में वाइट होगा और इसके पेटल्स लार्ज होंगे, ये हमें नहीं चाहिए। ये वाला कैसा होगा? ये भी दिखने में वाइट होगा, इसके पेटल्स भी लार्ज होंगे, ऑल्दो इसके पास एक लार्ज वाली एक स्मॉल वाली है, चूंकि लार्ज पेटल होना डोमिनेंट है। ये वाला फ्लावर रेड होगा और लार्ज होगा, और ये वाला फ्लावर रेड होगा और स्मॉल पेटल्स वाला होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ये है, ये फ्लावर पिंक नजर आएगा और इसके पेटल्स लार्ज होंगे। ओके, कॉमन टू द क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस इन यूकैरियोट। देखिए भाई, ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज जाता है और पायरोविक एसिड आता है, पायरोविक एसिड। ठीक है, ये कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। पायरोविक एसिड फिर आगे जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर और उससे निकल के बाहर आते हैं NADH और FADH2, और फिर ये तीनों जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और उससे बाहर आता है ATP। ये तो हो गया बेसिक आइडिया, लेकिन यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा। इन्होंने क्या पूछा है? कॉमन चीज़ बता दें जो इसमें भी हो रही हो और इसमें भी हो रही हो। ये दोनों बहुत अलग अलग हैं। ग्लाइकोलाइसिस एक चार्ट है, ठीक है, रिएक्शंस की एक सीरीज है, और क्रेब्स साइकिल एक पूरी साइकिल है। तो अगर हम देखें प्रोडक्शन ऑफ FADH2, देखें ये जो NADH है ना, ये इसमें भी प्रोड्यूस होता है
मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, ज़रूरत नहीं थी। और ये NADH इसके अंदर भी प्रोड्यूस होता है, तो अगर ये NADH होता तो ये आंसर होता, लेकिन इन्होंने पूछा है FADH2, वो सिर्फ और सिर्फ क्रेब्स साइकिल में बनता है, ग्लाइकोलाइसिस में नहीं बनता, तो ये रॉन्ग है। लोकलाइजेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये होता है साइटोप्लाज्म में, जबकि क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये बात कॉमन नहीं है इनके दरमियान। तीसरा क्या है, अकरेंस इन एनारोबिक कंडीशन, ग्लाइकोलाइसिस होता है विदाउट ऑक्सीजन, तो ये है एनारोबिक, जबकि क्रेब साइकिल है एरोबिक, इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ये भी कॉमन नहीं है। ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, अभी मैंने बताया आपको ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक है तो इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगी, जबकि क्रेब साइकिल एरोबिक है तो इसमें ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो ये भी कॉमन नहीं है। बच गया क्या, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं ये जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ना इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल आता है NADH आता है और अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, आगे जाते हैं, और इसके नतीजे में बनता है ATP। ATP का बनना कहलाता है फॉस्फोराइलेशन। ATP कैसे बनता है, एक होता है ADP, उसके साथ मिल जाता है एक और P, तो ये 3 P हो जाते हैं, यहाँ पे 2 P थे डाइफॉस्फेट और एक और P मिल गया तो ट्राइफॉस्फेट। अगर ATP इस तरह से बने कि ऑक्सीडेशन हो रही हो, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा हो, तो ये वाला ATP बनना कहलाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ये जो फॉस्फेट अटैच हो रहा है, ये जो P अटैच हो रहा है, इसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, ऑक्सीडेशन से आ रही है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ADP को जो फॉस्फेट मिल रहा है, ये फॉस्फेट किसी मॉलिक्यूल से आ जाए, ये एक मॉलिक्यूल है X और इसके साथ लगा हुआ था P फॉस्फेट, ये आया, इसने अपना फॉस्फेट दे दिया और कन्वर्ट हो गया X में, ये वाला फॉस्फेट मिल गया इसे और ये कन्वर्ट हो गया ATP में। अब ये जो फॉस्फेट अटैच हुआ है ये ऑक्सीडेशन से नहीं आया, ये कहाँ से आया है, ये किसी मॉलिक्यूल से आया है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो अगर फॉस्फेट आए सबस्ट्रेट से या ATP बने और उसका फॉस्फेट सबस्ट्रेट से आए, ये कहलाती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है ये ग्लाइकोलाइसिस में भी होती है और ये क्रेब साइकिल के अंदर भी होती है, ये दोनों जगहों पर होती है। जब मैं चैप्टर नंबर 11 समझाऊंगा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये दोनों कहाँ पर होते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास नर्वस सिस्टम और ये इसका फंक्शन दिया हुआ है रिसेप्शन, ठीक है, मैसेज रिसीव करता है, कंडक्शन आगे पहुंचाता है, इंटीग्रेशन समझता है और इफेक्ट यानी रिस्पांस लेकर आता है। बिल्कुल सही है, नर्वस सिस्टम का यही काम होता है। अगर कोई मुझे टच करता है तो ये मैसेज रिसीव हुआ, ये मैसेज जाएगा ब्रेन तक, कंडक्शन हो गई, ब्रेन इसे पढ़ेगा, ये इंटीग्रेशन हो गई और फिर जवाब तैयार करेगा, मुझे अपना हाथ हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, तो ये इफेक्ट आएगा। तो ये बिल्कुल सही है, हमें मिसमैच ढूंढना है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। स्केलेटल सिस्टम, पॉस्चर, हम खड़े किस अंदाज में होते हैं ये डिसाइड करता है। प्रोटेक्शन, ठीक है, मसल्स हैं, बोन्स हैं। लोकोमोशन, चलने में मदद करता है। ब्लड सेल प्रोडक्शन, हमारी बोन के अंदर जो बोन मैरो है वहाँ पे सारे ब्लड सेल बनते हैं, बिल्कुल सही है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, हमारा GIT, एब्जॉर्प्शन के काम आता है, बिल्कुल सही है। सीक्रेशन होती है, वहाँ पे जूसेस निकलते हैं, सही है। डाइजेशन होती है, सही है। और इजेशन, बिल्कुल सही है। तो बच गया ये एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपकी सबसे आउटर लेयर होती है जो आपकी स्किन है, इसका काम सपोर्ट नहीं होता, इसका काम इंटीग्रेशन भी नहीं होता, इसका काम एक्सचेंज, ठीक है, कुछ हद तक एक्सचेंज कह सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज भी मेनली इसका काम नहीं है। और फिल्ट्रेशन, ये किडनीज का काम है, ये ब्रेन का काम है, ये स्केलेटल का काम है, तो ये मिसमैच है। एपिडर्मिस जो है ये बेसिकली आउटर कवरिंग बनाती है, आपकी स्किन का काम होता है एक हद तक प्रोटेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, दूसरा जो वाटर है उसके लॉस को बचाना, तो ये हमारी एपिडर्मिस का काम होता है। नाउ क्लास ऑफ एनेलिडा, एनेलिडा वो फाइलम है जिसमें अर्थवर्म आता है, इन्हें हम सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं, इनकी बॉडी पीसेस में डिवाइडेड होती है। अच्छा, वो कौन सी क्लास है जिसके मेंबर्स एक्सक्लूसिवली मरीन है, यानी सिर्फ और सिर्फ समंदर के पानी में रहते हैं? तो सबसे पहली क्लास है जिसे हम कहते हैं पॉलीकीटा। पॉलीकीटा कौन है? इनके पास कुछ बारीक बारीक से ना स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये अगर सेगमेंट है तो हर सेगमेंट से कोई 2-2, 3-3 स्ट्रक्चर इस तरह से निकल रहे होते हैं, ये सीटाए कहलाते हैं। ये सीटाए जो हैं ये बहुत छोटे होते हैं, मैंने बड़े बनाए यहाँ पे। अगर मैं इसका कट सेक्शन बनाऊँ, यहाँ से पीस निकालूँ, तो ये इसका पीस है और इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सीटाए हैं। ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं इन्हें लोकोमोशन के अंदर। अर्थवर्म जो सॉइल के अंदर चलता है तो ये सीटाए जो है ना ये मिट्टी को पकड़ने के काम आते हैं, जिसके थ्रू इसे एंकर मिलता है, सपोर्ट मिलता है।
तो इसे लोकोमोशन में हेल्प मिलती है इससे। तो पॉलीकीटा वो होते हैं जिनके पास ये बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सीटाए होते हैं इनके पास। ये अगर एक पॉलीकीटा की बॉडी है और पॉलीकीटा के पास क्या होता है, ये जो सीटाए निकल रहे होते हैं ना, ये एक छोटे से स्ट्रक्चर से निकलते हैं जिसे आप कहते हैं पैरापोडिया। तो ये निकल रहे हैं सीटाए, ठीक है, ये सीटाए। तो पॉलीकीट्स जो हैं ये बेसिकली, इसकी एग्जांपल है नीरीज। बुक के अंदर जो पहली डायग्राम बनी हुई है एनेलिडा में वो इसी की है। और ये नीरीज या पॉलीकीट्स जो होते हैं ये बेसिकली होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन, ये सिर्फ और सिर्फ समंदर के पानी के अंदर पाए जाते हैं। ओलिगोकीट वो होते हैं कि जिनके पास थोड़े से सीटाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक ओलिगोकीट है, ये अर्थवर्म है, तो इसके पास पहली बात पैरापोडिया नहीं होंगे, खाली सीटाए होंगे और वो डायरेक्टली निकले हुए होंगे, ठीक है। तो ये 2 सीटाए इधर हैं, 2 सीटाए इधर हैं। ओलिगोकीट ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं। हेरोडिनेरिया जो हैं इनके पास ना तो पैरापोडिया होते हैं, ये हेरोडिनेरिया है, ना तो पैरापोडिया है और ना ही सीटाए हैं। तो लोकोमोशन की जगह इनके पास सकर्स होते हैं जिसके थ्रू ये ब्लड सक करते हैं। लीच इसकी एग्जाम्पल है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो पॉलीकीटा है। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एंकल जो है आपका जो टखना जहाँ पे लड़कियाँ एंकलेट पहनती हैं, पायल जिसे कहते हैं, इट हैज़ 7 टार्सल्स। वहाँ पे 7 हड्डियाँ होती हैं जिन्हें हम टार्सल्स कहते हैं, बिल्कुल सही है। हमारी जो रिस्ट होती है जिसे कलाई कहते हैं, उसके अंदर कार्पल बोन्स होती हैं। जिस तरह एंकल में टार्सल्स हैं उस तरह हमारी रिस्ट में कार्पल्स होती हैं। फ़र्क क्या है, एंकल के अंदर 7 टार्सल्स होती हैं जबकि यहाँ पे 8 होती हैं कार्पल्स। इन्होंने कहा है 9, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अच्छा, हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी थी, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाली रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिबुला जो है इज द बोन ऑफ थाई, तो ये आपकी थाई है, ठीक है, और ये आपकी लेग है, ठीक है, और ये फुट है। तो थाई के अंदर जो बोन होती है बॉडी की सबसे बड़ी बोन है, दिस इज नोन एज फीमर। जबकि लेग के अंदर ये वाला जो पार्ट है, लेग के अंदर यहाँ पे आपकी 2 हड्डियाँ होती हैं। इनमें से एक हड्डी जो है मोटी है, दैट इज़ नोन एज टीबिया, और एक हड्डी जो है ये पतली है, दैट इज़ नोन एज फिबुला। तो फिबुला लेग की बोन होती है, फिबुला थाई की बोन नहीं होती। 4 मेटाटार्सल्स आर प्रेजेंट इन द सोल्स। ये आपका सोल है जो तलवा होता है या पैरों का पंजा जो होता है, इसके अंदर हमारी चूंकि 5 आपकी पैरों की उंगलियां हैं तो उसके पीछे 5 बोन्स होती हैं जिन्हें मेटाटार्सल्स कहते हैं। बिल्कुल जिस तरह आपकी जो हथेली है, हथेली के अंदर भी 5 बोन्स होती हैं, उन्हें हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। तो यहाँ भी 5 होती हैं, वहाँ भी 5 होती हैं, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। करेक्ट स्टेटमेंट हमारी ये है, ए। फेरेथीमा पोस्ट्यूमा ये बायोलॉजिकल नेम है, ये आपको मिल जाएगा एनेलिडा के अंदर। ये अर्थवर्म का बायोलॉजिकल नेम है, फेरेथीमा पोस्ट्यूमा। नाउ द फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली फेबेसी। फेबेसी वो फैमिली है जिसे पी फैमिली भी कहते हैं, जिसके अंदर मटर आता है, जिसमें आपकी सारी दालें आती हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे फ्लोरल फार्मूला जो है वो आप आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने देखा ये जो ये है कोरोला और एंड्रोशियम के ऊपर ये जो आर्च बनी हुई है, इसका मतलब होता है कोरोला बना होता है पेटल से जो कलर्ड लीव्स होते हैं, और एंड्रोशियम बना होता है स्टेमन से, इस तरह का जो लॉलीपॉप जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इस आर्च का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी ये पेटल है और ये दूसरा पेटल है। जहां पर ये 2 पेटल मिलेंगे वहां से स्टेमन निकलेगा। ये कंडीशन कहलाती है एपीपेटलस, और ये सिर्फ एक फैमिली में मिलती है, ये फैमिली है सोलेनेसी, जो पोटैटो फैमिली है, सोलेनेसी। अच्छा, अब आ जाएं इस फैमिली के ऊपर। ये फैमिली है जिसके अंदर कोई और फैमिली जो होगी ना उसमें आपको कोरोला का एक ही नंबर मिलेगा। सारी फैमिलीज में एक ही नंबर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ये भी 5 है। लेकिन ये जो तोड़ के लिखा हुआ है ये फैमिली फेबेसी का खास फीचर है। क्या होता है इसके अंदर, इसके जो 5 देखिए, नॉर्मली क्या होता है, सारे फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं ना, जो पंखड़ियाँ होती हैं वो बराबर होती हैं। फेबेसी में ऐसा नहीं है। फेबेसी में एक सबसे बड़ा पेटल होता है, ये कहलाता है वैक्सिलम या स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद 2 छोटे साइड में होते हैं, इन्हें विंग्स कहते हैं। ये फ्री होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते। उसके बाद 2 आगे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और ये मिलकर एक बोट शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं कील या कैराइना। तो ये हो गया 1, ये दोनों हो गए 2, और ये दोनों 2 जुड़े हुए हैं तो ये ब्रैकेट में आएंगे। ये फेबेसी के अंदर देखा जाता है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, बाकी ये 2 फैमिलीज जो हैं वो फैमिली के जिसके अंदर सिर्फ 10 स्टेमन है। देखें बाकी जगह आपको 10 के साथ और भी ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 + 1 है। ये भी फेबेसी का खास फीचर है। 9 अलग होते हैं जुड़े हुए और 1 अलग होता है। जिसमें सिर्फ 10 लिखा हो ये सिर्फ एक फैमिली है और उसका नाम है सीजल पिनिएसी।
ये सीजल पिनियेसी वो फैमिली है कि जिसके अंदर सिर्फ 10 आपको स्टेमन नजर आते हैं। अगर एंड्रोशियम के नीचे 10 लिखा हुआ है तो ये सीजल पिनियेसी है। दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई। अच्छा, इसके बाद ये वाली फैमिली जो है इसका गाइनोशियम नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ इसका गाइनोशियम। इसका गाइनोशियम जो है वो है जी, नीचे बार है और यहाँ पे 1 है। देखिए ये फैमिली जो है, ये फैमिली आपकी है माइमोसिसी। मैं आपको बताता हूँ 2 फैमिलीज रह गई है ना। देखें लास्ट वाली फैमिली तो नहीं पूछेंगे क्योंकि वो सबसे अलग है, वो सबसे आसान है आइडेंटिफाई करना, जिसका फ्लोरल फार्मूला बहुत बड़ा है। वो फैमिली पोएसी है, वो कभी नहीं आती। यही फैमिलीज देते हैं 4-5। तो माइमोसिसी आपने देख ली है, माइमोसिसी है। अगर ये रोज़ेसी होती तो रोज़ेसी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? रोज़ेसी का जो गाइनोशियम है ना वो सबसे अलग है। रोज़ेसी के गाइनोशियम में 1 लिखा होगा, उसके बाद और करके 2 to 5 लिखा होगा और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा होगा, उसके बाद और करके ये वाला साइन आएगा। तो ये गाइनोशियम जो है ये रोज़ेसी का होता है, ये बहुत ख़ास है, ये किसी और आपको उसमें नहीं मिलेगा। तो कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? देखिए माइमोसिसी को छोड़ दें, आपको सोलेनेसी आइडेंटिफाई करना आ गई, ये आर्च लगा हुआ है। आपको फेबेसी आइडेंटिफाई करना आ गई 1 + 2 + 2 से। एंड्रोशियम पे 10 लिखा है, सीजल पिनियेसी है। गाइनोशियम में मल्टीपल चीज़ें हैं, इसका मतलब रोज़ेसी है। अब जो बच गया वो माइमोसिसी है, क्योंकि मैंने बताया पोएसी नहीं देते कभी। Now which is the correct sequence of passageways through which air travels during inhalation? ठीक है, तो देख लेते हैं कि ठीक है, ये हमारे पास पाइप है पहला जिसे ट्रैकिया कहते हैं। उसके बाद ये डिवाइड होता है 2 पाइप्स के अंदर, राइट और लेफ्ट पे जाते हैं, ये ब्रोंकाई कहलाते हैं। दिस इज ट्रैकिया, दीज आर ब्रोंकाई। फिर ये ब्रोंकाई आगे जाकर छोटे पाइप्स में डिवाइड होते हैं, ये कहलाते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल्स। यहाँ से लंग्स स्टार्ट होते हैं। ये जो ट्रैकिया डिवाइड होता है ना, ब्रोंकाई जो है ये लंग्स में दाखिल हो जाता है, तो ये लंग्स में दाखिल हो गए हैं। और फिर ब्रोंकियोल जो है ये आगे जाकर बनाता है एक एल्वियोलर सैक जिसके अंदर मल्टीपल एल्वियोलाई होते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है फेरिंग्स, फेरिंग्स होता है, उसके बाद ट्रैकिया दिया हुआ है। ठीक है, ट्रैकिया मैं आपको बताता हूँ इससे ऊपर कभी। फेरिंग्स है, उसके बाद ट्रैकिया दिया हुआ है, ट्रैकिया ठीक है। ट्रैकिया के बाद क्या दिया है? ब्रोंकियोल। मैंने आपको बताया ट्रैकिया के बाद ये वाला पाइप आता है, ये कहलाता है ब्रोंकाई, तो ये गलत हो गया। अच्छा, यहाँ देखते हैं, ट्रैकिया के बाद लंग्स दिए हुए और लंग्स के बाद ब्रोंकाई दिए हुए, ब्रोंकाई के बाद एल्वियोलाई। लेकिन ट्रैकिया से पहले बनता है ब्रोंकाई, फिर वो दाखिल होता है लंग्स में, तो ये भी गलत है। इसमें देख लेते हैं भाई, लैरिंग्स पहले दिया है फिर फेरिंग्स दिया है, जबकि पहले फेरिंग्स आता है फिर लैरिंग्स आता है, तो ये भी गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट ये है, फेरिंग्स होगा, फिर लैरिंग्स होगा, फिर ट्रैकिया आएगा, फिर ब्रोंकाई आएगा, ब्रोंकियोल नहीं दिया हुआ, उसके बाद एल्वियोलाई। बिल्कुल सही है। अब ये फेरिंग्स और लैरिंग्स क्या है देखें, ये हम साइड से अगर सेक्शन बनाए, ठीक है, तो ये आपकी नाक है, अच्छा यहाँ से ये जो स्पेस आ रही है ये आपकी नेजल कैविटी है, ठीक है, और यहाँ से जो स्पेस आ रही है ये आपकी ओरल कैविटी है, यहाँ से खाना आता है। आगे जाकर ये दोनों मिल जाते हैं, तो ये आपकी नेजल कैविटी है, यहाँ से खाना एयर आ रही है, हवा आ रही है, ये आपकी ओरल कैविटी है, यहाँ से खाना आता है। ये जब आगे जाके मिल जाते हैं ना, तो ये जो कंबाइन एरिया बनता है, दिस इज नोन एज फेरिंग्स। तो पहले फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद क्या होता है, ये 2 रास्ते डिवाइड हो जाते हैं, एक आगे होता है रास्ता और एक पीछे पाइप होता है। ये जो आगे वाला रास्ता है ना, ये लैरिंग्स बनता है पहले, और फिर अगला पाइप जो है इसके बाद जो शुरू होता है, ये ऊपर जो छोटा सा बॉक्स है ये लैरिंग्स है, और लैरिंग्स के बाद ये वाला जो पाइप है ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया आगे जाकर डिवाइड होता है, जिसे कहते हैं ब्रोंकाई। ये यहाँ से कहानी शुरू हो गई, और ये जो पीछे जो पाइप जा रहा है ये आपका खाने की नाली है, जिसे आप इसोफेगस कहते हैं। तो पहले फेरिंग्स है, ये कॉमन पैसेज फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स है, उसके बाद ट्रैकिया है, उसके बाद ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल, और फिर आता है एल्वियोलाई। Now, which of the following association between the hormone and its role is false? 4 हार्मोन दिए, 4 रोल दिए। ईस्ट्रोजन डेवलपमेंट करवाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की, बिल्कुल सही है। और अगर ख़ास तौर पर मैं कहूँ तो ये फीमेल के अंदर करवाता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमें फॉल्स वाला ढूंढना है, गलत। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये डेवलपमेंट करवाता है और मेंटेनेंस करवाता है एंडोमेट्रियल वॉल को, बिल्कुल सही है। देखिए हमारा फीमेल के अंदर जो यूट्रस होता है उसके अंदर बेबी की डेवलपमेंट होनी है। अब यूट्रस को इस काबिल होना चाहिए कि वो बच्चे की डेवलपमेंट कर सके, तो उसको तैयार करने की जिम्मेदारी होती है प्रोजेस्टेरॉन की, बिल्कुल सही है। LH जो है ये स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है? ओवरी के अंदर जब ओवम तैयार हो जाता है, ये पहले ओवम इमेच्योर था, अब ये ओवम हो गया मेच्योर।
ये वाला अंदर वाला स्ट्रक्चर ओवम है, ये इस ओवम का बाहर आना कहलाता है ओव्यूलेशन, और ये काम करवाता है LH। बिल्कुल सही है, तो इनकरेक्ट बच गई ये वाली, ये हमारा आंसर है। FSH का काम था ये मेच्योर करवाना, इमेच्योर को मेच्योर करवाना, ये FSH का काम था। ये क्या कह रहे हैं, FSH फॉर्मेशन करवाता है ओवेरियन फॉलिकल की इनटू द कॉर्पस लूटियम। देखें FSH का काम है इमेच्योर को मेच्योर करवाना, उसके बाद LH का क्या काम है, ओवम को बाहर निकलवाना। जब ओवम बाहर आ जाता है फिर ये बाकी जितना भी हिस्सा बच गया ग्राफियन फॉलिकल का, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में। ये एक मास होता है जो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो कॉर्पस लूटियम बनवाना है ना, ये भी जिम्मेदारी होती है LH की। LH दो काम करता है, ओवम को बाहर निकालता है और इस बचे कुछ मटेरियल को कन्वर्ट करवाता है कॉर्पस लूटियम के अंदर। ये FSH का काम नहीं है। अकॉर्डिंग टू नॉर्मल जेनेटिक प्रेडिक्शन अ कलर ब्लाइंड गर्ल, ये कलर ब्लाइंड गर्ल है, इट मस्ट हैव हैड अ फादर हुज जेनेटिक मेकअप वाज। देखें भाई बहुत आसान है, ये लड़की है जो कलर ब्लाइंड है, स्मॉल c का मतलब है इसके पास ख़राब वाली जीन है, यानी कलर ब्लाइंड वाली है। कैपिटल C का मतलब होगा कि नॉर्मल जीन है, लेकिन इसके पास ख़राब वाली है। अब देखें इसके पास 2 X हैं, एक X आया होगा इसके पास मदर से ख़राब वाला, और एक X आया होगा इसके पास फादर से। अब इन्होंने पूछा है कि अगर ये लड़की कलर ब्लाइंड है तो इसके फादर का जो जेनेटिक मेकअप है, उसके पास जो जीन्स हैं वो क्या होंगी। तो देखिए फादर के पास एक X होता है और एक Y, और कलर ब्लाइंड की जीन लगी होती है सिर्फ X पे, तो इसके पास X कौन सा है, स्मॉल c वाला, और इसके पास एक Y होगा, सिंपल। तो यहाँ पर देख लें दो X तो होते ही नहीं है ना मेल के पास, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा बाकी सब में X और Y दिया हुआ ये हो सकते हैं, लेकिन X कौन सा होना चाहिए, स्मॉल c वाला। यहाँ पे X दिया हुआ है स्मॉल c, लेकिन यहाँ पे Y के ऊपर भी C लिखा है, Y के ऊपर कोई जीन नहीं होती कलर ब्लाइंडनेस की। यहाँ पे X और Y दोनों के ऊपर जीन नहीं लगाई हुई। ये वाला करेक्ट आंसर है, इसमें X जो है वो स्मॉल c वाला है। यानी अगर एक लड़की जो कलर ब्लाइंड हो रही है तो लाजिम है कि उसका बाप भी कलर ब्लाइंड था, ठीक है, क्योंकि मेल के पास एक X होता है, अगर वो नॉर्मल होगा तो मेल नॉर्मल, अगर वो कलर ब्लाइंड वाला X होगा तो मेल कलर ब्लाइंड होगा।